सभी छात्रों का स्वागत है। आज यह लास्ट वीडियो होने वाला है जो हमारे एक सीरीज चलती आ रही है, मुद्रा, बचत एवं साख। तो आज हम लोग साख के ऊपर चर्चा करेंगे। साख क्या है? साख को अंग्रेजी में क्रेडिट कहा जाता है। क्रेडिट का अर्थ होता है भरोसा, विश्वास। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं से कोई भी चीज़ अगर उधार लेता है तो उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत चुकता करना पड़ता है, या फिर जो वस्तु खरीदता है वहाँ से जो उधारी होती है उसको भी तय समय सीमा के अंदर पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन छात्रों, बात यह है कि सर साख किसे दी जाए या साख के हकदार कौन है? बाजार की बात में अगर समझेंगे आप तो साख मतलब जो व्यक्ति ऋण चुकाने की क्षमता रखता हो, या जिसको देखने के बाद यह पता चले कि यह ईमानदार छवि का आदमी है, उसी को बाजार से क्रेडिट के नाम पर उधार या कुछ पैसे भी वो ले सकते हैं। और जब वो लौटाते हैं, अगर रुपया उसने ब्याज पर लिया है अर्थात इंटरेस्ट पे लिया है, तो चुकता करने के समय ब्याज सहित और उसका जो मूलधन है जो साख के रूप में है वो भी चुकाना पड़ता है। तो यहाँ से बात खुल कर के आती है कि सर जो मुद्रा देगा और जो लेगा उसको क्या कहा जाता है? देने वाले को कहा जाता है ऋणदाता और लेने वाले को कहा जाता है ऋणी। ऋणदाता को इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिटर। और ये ऋणदाता कैसे ऋण देगा? उस व्यक्ति पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, इसी के आधार पर वह जो है ऋणी को मुद्रा विनिमय के रूप में देगा या फिर मुद्रा देगा। और ऋणी व्यक्ति जो ऋण ले रहा है उस पैसे को फिर वो वापस करेगा तय समय सीमा के अंतर्गत। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ और उठ करके आती है कि सर ये साख का आधार क्या होना चाहिए? कैसे व्यक्ति को क्रेडिट मिलनी चाहिए? कैसे व्यक्ति को किसी से उधार मिलना चाहिए? तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास होगा बाजार में, या फिर अगर वो बैंक में है, बैंक में, तो उस व्यक्ति को साख के आधार पर ऋण मिल सकता है। दूसरा है कैरेक्टर, ईमानदार छवि का हो, बढ़िया हो, किसी भी प्रकार का दाग नहीं हो, पहले किसी से अगर उसने कुछ लिया है तो समय के अंतर्गत उसने उसको वापस कर दिया हो। और तीसरा जो है चुकाने की क्षमता, मतलब ऋण लेने वाला व्यक्ति अर्थात ऋणी, क्या वो जो ऋण लिया वो चुका सकता है? अगर इसकी कैपेसिटी उसके पास है तो वो साख के आधार पर ऋण लेने का हकदार है। और इसका चौथा जो पॉइंट है पूंजी एवं संपत्ति। छात्रों, हमें पता है कि जब कभी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं या फिर कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो उसके बारे में कहा जाता है, या बैंक में जब लोग जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, संपत्ति के आधार पर आपको यहाँ से मैं लोन दूंगा या दूंगा।
तो अगर किसी के पास संपत्ति है, पूंजी है, प्रॉपर्टी है, तो उसके आधार पर भी उसको लोन मिल सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर वह व्यक्ति फिर बाद में ऋण नहीं चुका पाएगा तो फिर उसको वो जो रुपया उसको दिया गया फिर वो वापस कैसे आएगा। तो संपत्ति के नाम पे जो उसने वहाँ पे ब्यौरा दिया है वो उससे ले लिया जाएगा। और पांचवा है ऋण की अवधि। तो पीरियड ऑफ लोन, कभी कभी हालांकि जो लोग गांव में या फिर शहर में किसी व्यक्ति से ऋण लेता है, जिसको कि गांव की भाषा में सूद बोलते हैं, सूद के ऊपर पैसा उठाना, तो वहाँ पर समय बांध दिया जाता है कि आपको 3 साल के अंतर्गत 2 या 5 रुपए सैकड़ा जो भी वो रखे, दर जो भी रखे उस ब्याज मूलधन का या फिर लोन का, उस समय अवधि के दौरान आपको पैसा वापस करना है। और मुझे लगता है कि ये ऋण की अवधि ही सबसे बेस्ट पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो उसको बोल दे या लिख दे बॉन्ड पेपर में कि आपको जो मैं ये दे रहा हूँ राशि, ये 2 साल के अंदर मैं आपसे वापस ले लूँगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मनमाने ढंग से वो ले लेते हैं, फिर बाद में वो चुकता नहीं कर पाते। बहुत समय के बाद हुआ तो दिया, नहीं तो नहीं भी देता है। तो ऐसे मामले में ये ऋण की अवधि वाला जो पॉइंट है ये बहुत कारगर साबित होगा। ये जो अभी हम लोगों ने साख का आधार पढ़ा, किसको मतलब ऋण दिया जाए, लोन दिया जाए, तो ए पर्सन's credit depends on 4 C's: confidence, character, capacity and capital। कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है वह विश्वास, कैरेक्टर का अर्थ चरित्र, और कैपेसिटी का अर्थ क्षमता, और कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी। तो ये किसी भी व्यक्ति को डिफाइन या उस व्यक्ति का क्या छवि है, उस व्यक्ति की क्या छवि है, डिफाइन करने के लिए 4 C महत्वपूर्ण है: कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपिटल एंड कैपेसिटी। मित्रों, अब हम लोग आते हैं साख पत्र पर। साख पत्र क्या है? साख पत्र मतलब साख मुद्रा। और साख मुद्रा जो है बहुत ही कारगर साबित होता है, खास करके जब आप ऋण वगैरह लेते हैं, इस मामले में आदान प्रदान करने में अच्छा होता है। और साख पत्र के द्वारा अर्थात साख मुद्रा के द्वारा हम क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर है कि मुद्रा जो है कानूनी ग्राह्य होता है, अर्थात लीगल टेंडर होता है। इसको ऐसे समझें, अगर किसी व्यक्ति का मेरे यहाँ रुपया बकाया है, मेरे यहाँ ड्यूज उसका बन रहा है, तो उसको मैं ये ड्यूज जो मैंने लिया उससे मान के चलिए कि 100 रुपये मैंने लिया और उस व्यक्ति को मैं देने के लिए गया कि लीजिए भाई साहब, आपका जो मैंने 100 रुपये लिया था ऋण के रूप में, वो मैं आपको वापस देने आया हूँ। तो वो 100 रुपये उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये साख मुद्रा जो है ये कानूनी नहीं है। कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम साख मुद्रा देने जाए या किसी से मैंने ऋण लिया, तो हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि लो भाई साहब आपको मैं चेक दे रहा हूँ, लो मैं आपको बैंक ड्राफ्ट दे रहा हूँ, आप इसको जा कर के वहाँ से ले लेना। अगर वो लेने वाला अर्थात ऋणदाता जिसने ऋण दिया, अगर वो मना करे तो आप जबरदस्ती उसको चेक या साख मुद्रा के रूप में जो भी प्रचलन में आप उसको नहीं दे सकते हैं। ये साख मुद्रा कानूनी नहीं है, मतलब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और
साख पत्र जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, या साख मुद्रा 4 प्रकार की होती है। पहला है चेक। चेक के बारे में अमूमन सभी लोगों को पता होगा कि कोई व्यक्ति किसी को जब चेक देता है तो वो एक तरह से एक आदेश के रूप में होता है, और चेक देने वाले व्यक्ति का पहले से उसके बैंक में पैसा जमा होता है, और जिसको देना होता है उस व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिख दिया जाता है कि इस फलाने आदमी को आपको इतना रुपया आपको निकाल करके देना है। और उसके बाद है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट होता है कि मान लेते हैं ऐसा किसी बैंक में रुपया नहीं है, अब क्या करे, वहाँ कोई व्यक्ति चला गया है बैंक ड्राफ्ट लेकर के। अब वो बैंक क्या करेगा, उसकी कोई और शाखा होगी तो वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा कि जाओ उस शाखा से आप उठा लेना। वस्तुतः कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई बैंक ए है, ए बैंक के पास पैसा नहीं है, अब ए बैंक की ही शाखा बी है, तो अब ए बैंक क्या करेगा, बी बैंक वाली शाखा पर जाकर उसको भेजेगा और कहेगा कि वहाँ से जाकर के आप पैसा ले सकते हो। और ये मुझे लगता है बैंक ड्राफ्ट आपको समझ में आ गया होगा। बैंक ड्राफ्ट जो है देसी एवं विदेशी दोनों होता है, अर्थात आपको अपने देश में भी मिल सकता है और आप अगर कहीं विदेश जाते तो वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। और तीसरा जो है वो है यात्री चेक। ये बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और कोई भी यात्री जो है निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक यात्री चेक पर निश्चित रकम छपी रहती है, मतलब 100 रुपये का अगर आप यात्री चेक बनाना चाहते तो वो रकम उसमें छपी रहेगी। और यात्री चेक पर जो है यात्री का हस्ताक्षर का नमूना होता है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यात्री चेक 100 रुपये का है तो उसको दूसरा व्यक्ति बैंक में जा कर के, जिसको बोलते नहीं बना सकता है, नहीं ले सकता है। और चौथा है प्रतिज्ञा पत्र, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है प्रोमिसरी पेपर। इसमें एक रकम दी जाती है और वहाँ पर एक वादा किया जाता है, प्रॉमिस जिसको आप कहते हो कि चलो, जैसे कि हमने ऋण की अवधि में आपको बताया था कि 3 साल या 2 साल, इसी तरह से इस प्रतिज्ञा पत्र में होता है, उसमें एक खास रकम लिख दी जाती है और 2 साल 3 साल के लिए वो दिया जाता है और उसी अवधि में उसको पैसा वापस करना पड़ता है। तो मित्रों या छात्रों, ये जो था आज का सेशन या आज का वीडियो, मुद्रा बचत एवं साख, समाप्त हो गया है। और इसमें हमने बचत के बारे में चर्चा नहीं करी। बचत आपको पता है क्या होता है, सेविंग जिसको कहते हैं, आप जितना कमाते हैं उसका कितना खर्च करते हैं और कितना आप रखते हैं, कंजम्पशंस कितना करते हैं और आपकी इनकम क्या है, उसके आधार पर बचत जो है निर्धारित होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने बचत के बारे में ही बता दिया। तो आने वाले वीडियो में या जो दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स है या फिर कुछ और साइंस है, तो उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।